हाय एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मेरियड इनसाइट्स। और आज के इनसाइट्स में हम बात करेंगे एयर पोल्यूशन, इसके सोर्सेस और टाइप्स के बारे में। एयर पोल्यूशन क्या है उसको समझने से पहले थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम अपनी अर्थ के बारे में समझेंगे। अर्थ ना एक यूनिक प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, थर्ड नंबर का प्लेनेट है, सबको पता है। और ये यूनिक क्यों है, बाकी सब यूनिक क्यों नहीं है, मतलब बाकी जो प्लैनेट्स हैं उनसे डिफरेंट हमारी अर्थ कैसे है? क्योंकि यहाँ पे लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स मिलते हैं। लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? हमारी एयर, हमारा वाटर और सॉइल। तो इन तीनों चीजों से, एयर जो कि एटमॉस्फेयर में है, अर्थ मतलब लिथोस्फेयर, और वाटर मतलब ये जो सारा हाइड्रोस्फेयर है, पानी वाला पोर्शन है, इन तीनों को मिलके जो एक नैरो जोन ऑफ लाइफ बनता है, दैट इज बायोस्फेयर। और ये सब चीजें ना हमें हमारे सिर्फ अर्थ पे ही मिलती है, जिस वजह से अर्थ एक यूनिक प्लेनेट कहलाता है। ठीक है, आज हम इन्हीं में से एक एटमॉस्फेयर की बात करेंगे, क्योंकि एयर पोल्यूशन एटमॉस्फेयर वाले जोन से रिलेटेड है। अर्थ हमारी सराउंडेड है एक थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर से, जिसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो ये एटमॉस्फेयर जो है अर्थ के चारों तरफ ऐसे सराउंड करता है अर्थ को एक थिन ब्लैंकेट के फॉर्म में। और ये जो ब्लैंकेट है किसका है? ये एयर का, हवा का एक पतला सा ब्लैंकेट की तरह है, जिसने हमारी अर्थ को सभी तरफ से सराउंड किया हुआ है। ये जो एटमॉस्फेयर है ना, ये हमें, जो हम एयर ब्रीथ करते हैं, सांस लेने के लिए जो हवा हमें मिलती है, वो इसी एटमॉस्फेयर के थ्रू मिलती है। और यही एटमॉस्फेयर हमें सन की जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है उससे भी प्रोटेक्ट करता है। अब एयर क्या है? एटमॉस्फेयर तो हमने भी पढ़ लिया कि तीन लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स में से एक है हमारा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर एक थिन ब्लैंकेट की फॉर्म में एयर का एक ब्लैंकेट है, एयर ने जो सराउंड किया हुआ है अर्थ को। अब ये एयर क्या है? एयर मिक्सचर ऑफ गैसेस को बोलते हैं। हवा जो है, जो हवा है उसमें क्या है? गैसेस का मिक्सचर है। हवा तो उसकी हिंदी हो गई एयर की। इसकी डेफिनेशन अगर हम बताएं तो मिक्सचर है गैसेस का, डस्ट का, वाटर वेपर का, सभी के मिक्सचर को हम बोलते हैं एयर। और इसके कॉम्पोजिशन की अगर बात करें तो हमारे एटमॉस्फेयर में लगभग 21% हमें मिलती है ऑक्सीजन, और 78.08% हमें नाइट्रोजन मिलती है। और बाकी 0.93% जो बच जाता है, उसमें बाकी सारी गैसेस हैं, जैसे जिनॉन है, नियोन है, हाइड्रोजन, हीलियम, क्रिप्टॉन, कार्बन डाइऑक्साइड। ये सभी बहुत थोड़ी फॉर्म में मिलती हैं, लेकिन इनकी ये जो थोड़ी सी क्वांटिटी है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी अर्थ के लिए। और ये उतनी ही क्वांटिटी में इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा या कम होती है तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर का बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। ठीक है जी। अब ये तो हुआ, हमने बात की एयर की। एयर पोल्यूशन क्या है? देखो, ये सैड रियलिटी है कि हमारी जो ये एयर है जिससे हम सांस ले रहे हैं, वो पोल्यूटेड है, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज मिक्स हो चुकी हैं। इस एयर में क्या है, अब बहुत सारी इम्प्योरिटीज मिक्स हो गई हैं, जिस वजह से ये एयर अब सांस लेने के लिए सुरक्षित नहीं है। इस एयर को अगर हम ब्रीथ करते हैं तो वो जो पॉल्यूटेंट्स हैं, वो गंदगी जो है हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती है और हमें डिसीजेस कॉज करती है। आए दिन हम न्यूज़पेपर में देखते हैं कि एयर पोल्यूशन से हेडलाइंस हमारे न्यूज़पेपर की भरी रहती हैं। एयर पोल्यूशन डैमेज एवरी ऑर्गन इन द बॉडी, यू आर नॉट सेफ इंडोर्स आइदर। आजकल हम अंदर अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि वही पोल्यूटेड एयर जो है अब सारे में फैल चुकी है। तो आए दिन इस तरह की न्यूज़ हम पढ़ते रहते हैं न्यूज़पेपर में, जो कि एक मेजर कॉज है कंसर्न का। So air pollution एक major concern है today. The WHO, World Health Organization, estimates that 7 million people die worldwide each year as a result of air pollution. तो देखो, WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ना 7 मिलियन पीपल हर साल एयर पोल्यूशन की वजह से मारे जाते हैं। और आजकल ना 10 में से 9 इंसान पॉल्यूटेड एयर को ही ब्रीथ कर रहे हैं। ये हो गया लगभग 92% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो पॉल्यूटेड एयर को ही ब्रीथ कर रही है डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग। मतलब हर 10 में से 9वां इंसान पॉल्यूटेड एयर, बहुत ही जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर है। साफ हवा तो कुछ एक एरियाज में, कुछ हिल स्टेशंस जो सिक्योर करके अभी बचे हुए हैं, वहीं पे सिर्फ हमें स्वच्छ हवा मिलती है, अदरवाइज हर जगह पॉल्यूटेड एयर मिलती है।
और ये जो डेथ्स हो रही है एयर पोल्यूशन की वजह से, इसका जो आंकड़ा है लगभग 6.67 मिलियन है। एयर पोल्यूशन चाहे आउटडोर चाहे इंडोर, वो आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा जो डेथ होती है वो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होती है। उससे थोड़ा कम 7.69 मिलियन जो डेथ होती है हर साल, वो स्मोकिंग के कारण होती है। और एयर पोल्यूशन तीसरे नंबर पे आता है, जिसमें 6.67 मिलियन लोगों की जान एयर पोल्यूशन के वजह से चली जाती है। बाद में बाकी सारी चीजें आती हैं, ये हाई ब्लड शुगर, ओबेसिटी, हाई कोलेस्ट्रॉल, बाकी जो भी चीजें हैं वो सब बाद में आ रही हैं। ये जस्ट तीसरे नंबर पे आ रहा है कि एयर पोल्यूशन से इतनी सारी डेथ हर साल हो जाती है। सो एयर पोल्यूशन एक ग्रोइंग हेल्थ क्राइसिस है। इट कॉजेज एंड exacerbates a number of diseases ranging from asthma to cancer, pulmonary illness and heart diseases. बहुत सारी डिसीजेस को ये कॉज करता है, चाहे अस्थमा है, कैंसर है, हार्ट डिसीजेस है। मोस्टली एयर पोल्यूशन मतलब जहरीली हवा में सांस लेने के कारण ही हो रही है। एयर पोल्यूशन की डेफिनेशन की अगर बात करें तो डब्ल्यू एच ओ ने सॉरी अकॉर्डिंग टू एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एक्ट 1981 के अकॉर्डिंग, तो ये एक एक्ट है, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। इसने एयर पोल्यूशन की डेफिनेशन क्या दी है? एयर पोल्यूशन में बी डिफाइंड एज द प्रेजेंस ऑफ एनी सॉलिड, लिक्विड और gaseous substance including noise and radioactive radiation in the atmosphere in such concentration that may be directly or indirectly injurious to human health or other living organisms property or interferes with the normal environmental processes। तो ये उन्होंने डेफिनेशन दी हुई है एयर पोल्यूशन की। और इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो एयर पोल्यूशन क्या है? हमारी एयर में जिससे हम सांस लेते हैं उसमें किसी भी तरह का कोई भी सब्सटेंस का प्रेजेंट होना, चाहे वो सॉलिड है, चाहे लिक्विड है या गैसियस फॉर्म में है, अगर वो हमारी हेल्थ को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ भी डिसीज कॉज कर रहा है, हमें नुकसान पहुंचा रहा है, हमारी ह्यूमन हेल्थ हो चाहे कोई और लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, एनिमल्स हो, बर्ड्स हो या हमारी प्रॉपर्टी ही हो, जैसे ताजमहल भी आजकल एयर पोल्यूशन की वजह से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है उसको, या फिर एनवायरमेंटल प्रोसेसेस जो होती है नॉर्मल, उसमें किसी भी तरह का इंटरफेरेंस अगर कॉज कर रही है ये सब चीजें, तो उसको हम कहेंगे कि वो एयर पोल्यूशन है। मतलब हवा में ऐसी चीजों का मौजूद होना जो नॉर्मल एनवायरमेंटल प्रोसेसेस को इंटरफेयर कर रही है या ह्यूमन या और अदर ऑर्गेनिजम्स की हेल्थ को खराब कर रही हैं, इंजूरियस है हमारी हेल्थ के लिए, डिसीजेस कॉज कर रही है, डेथ्स भी कॉज कर रही है, दैट इज एयर पोल्यूशन। तो उसको हम कहेंगे कि ये एयर पोल्यूटेड है अगर उसमें इस तरह के सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं। फाइन, नाउ समझते हैं कि कॉजेस क्या है एयर पोल्यूशन के। व्हाट कॉजेस एयर पोल्यूशन? द एजेंट विच कॉज एयर पोल्यूशन आर कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट्स। तो देखो, जो एजेंट्स एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं, जिनकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है, उनको हम बोलते हैं एयर पोल्यूटेंट्स। These are those substances which make the air toxic by reacting with the gases and other substances already present in the air। ये ना वो सब्सटेंसेस होते हैं जो एयर को टॉक्सिक बनाते हैं, हवा को जहरीली बनाते हैं। अब चाहे वो उसका मतलब अपना नेचर टॉक्सिक है या नहीं है, लेकिन अगर वो एयर में जो गैसेस प्रेजेंट है उनके साथ मिक्सअप होके वो एयर को टॉक्सिक बना दे रहा है, दैट इज एयर पोल्यूटेंट। नेक्स्ट है एयर पोल्यूटेंट्स के टाइप्स। तो इसको हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक होते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और दूसरा है सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स वो पोल्यूटेंट्स होते हैं जो डायरेक्टली एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं, जैसे कि डीडीटी, प्लास्टिक, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, सल्फर, इस तरह के जो पॉल्यूटेंट्स हैं, गैसेस हैं, ये सब ना डायरेक्टली कॉज करते हैं एयर पोल्यूशन, दैट इज वाई इनको प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। जबकि दूसरे कौन से होते हैं? वो पॉल्यूटेंट्स जो कि कुछ रिएक्शंस के थ्रू बनते हैं और गैसेस में रिएक्ट करके वो पॉल्यूटेंट बनते हैं। मतलब जैसे कि वो अदरवाइज पॉल्यूटेंट हम उसको नहीं कंसिडर करेंगे, बट अगर वो एयर में अदर गैसेस के साथ मिक्सअप होके इंटरमिंगल होने के बाद रिएक्शन कॉज कर रहा है और बाद में वो टॉक्सिक हो जा रहा है, दैट इज सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। इसके एग्जांपल्स में है परोक्सासिएटिल नाइट्रेट, इसको पीएएन बोल देते हैं,
इट इज फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोकार्बन। ये तो हो गए टाइप्स। मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स की अगर बात करें तो कुछ होते हैं पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स और दूसरे होते हैं गैसियस सब्सटेंसेस। तो इसको भी हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट हो गया पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स, सेकंड क्लासिफिकेशन है गैसियस सब्सटेंसेस। मतलब अभी जो हमने क्लासिफिकेशन की थी ना एयर पॉल्यूटेंट्स की प्राइमरी और सेकेंडरी में, वो तो थी रिएक्शन के बेस पे। अब जो हम ये देख रहे हैं पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स और गैसियस पॉल्यूटेंट्स, दो तरह के पॉल्यूटेंट्स होते हैं। ये भी एक क्लासिफिकेशन है लेकिन ये फॉर्म के बेस पे है कि एयर पॉल्यूटेंट्स किस तरह के होते हैं, देखने में किस तरह के होते हैं। तो एक तो गैसियस फॉर्म है, अगर कोई गैस है जो टॉक्सिक है दैट इज गैसियस सब्सटेंस या गैसियस एयर पॉल्यूटेंट। और पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट की फॉर्म में अगर है, मतलब कुछ छोटे छोटे कण हैं, चाहे वो धूल के कण ही क्यों ना हो, इस तरह की फॉर्म में अगर फिजिकल फॉर्म में है तो दैट इज पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स या पर्टिकुलेट मैटर। अब ये पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स कैसे होते हैं या पर्टिकुलेट मैटर जिसको हम बोलते हैं, ये क्या होता है, ये ना सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं एयर में, डस्ट के या सूट के। कुछ भी डस्ट है, धूल है, किसी भी तरह के मतलब जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उसको हम बोलते हैं एयर पॉल्यूटेंट्स, जो कि हवा में सस्पेंडेड रहते हैं। और ये बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को, क्योंकि ये जब हम एयर को ब्रीथ करते हैं, इनहेल करते हैं, तो ये हमारी बॉडी में ना इकट्ठे होते रहते हैं, छोटे छोटे धूल के कण की तरह है। ये इकट्ठे होते रहेंगे तो हमारी बॉडी में फिर ये बहुत ज्यादा जमा हो जाते हैं, तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में फिर डिसऑर्डर्स क्रिएट करते हैं। इसके साइज की अगर बात करें तो ये इतने छोटे होते हैं ना, ये इस इमेज में आप देख रहे हो कि ये हमारा ना एक ह्यूमन हेयर है। हमारा ह्यूमन हेयर जो होता है उससे भी इसके डायामीटर में देखो, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से ना इतने सारे ये पॉल्यूटेंट्स एक बाल के अंदर आ जाएंगे, बाल के ऊपर। मतलब बाल भी हमारा कितना बारीक होता है, उससे भी कई गुना ज्यादा बारीक ये कण होते हैं, जिसको पर्टिकुलेट मैटर बोलते हैं। और इनके भी अलग अलग साइज होते हैं। अभी यहाँ पे जो ब्लू कलर का दिख रहा है ना, ये तो है PM10, जो मतलब सबसे बड़े साइज का है, दैट इज पर्टिकुलेट मैटर 10। और PM2.5 जो होता है ना, वो इसका भी बहुत छोटा हिस्सा लगा लो। इस इमेज में आप देख रहे हो कि एक ये ब्लू वाली बॉल लो, जो कि हमारे बाल के ऊपर इतनी सारी बॉल्स आ गई। उसके बाद एक में इसके ऊपर भी इससे भी छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, ये इनको बोलते हैं PM2.5। ये पिंक कलर, इस ब्लू के ऊपर भी पिंक कलर की बहुत सारी छोटी छोटी डॉट्स आपको दिख रही होंगी। सो दिस इज पर्टिकुलेट मैटर। जो साइज है पर्टिकुलेट मैटर का वो रेंज करता है 0.001 से 500 माइक्रोमीटर्स तक। हैवी पर्टिकुलेट मैटर, सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर और नैनो पर्टिकुलेट मैटर, इन तीन तरह से इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। हैवी पर्टिकुलेट मैटर जो होता है, इसका जो डायामीटर होता है वो 10 माइक्रोमीटर से ज्यादा का होता है। और ये ना एक टाइम के बाद सेटल डाउन हो जाता है, तो ये उतना ज्यादा हार्मफुल नहीं होता, क्योंकि जैसे बारिश वगैरह होती है तो ये सेटल डाउन हो जाता है, या अगर हवा तेज नहीं चल रही तो ये सेटल डाउन हो जाता है अपने आप। सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर जो होता है ये 0.02 से 10 माइक्रोमीटर के बीच में होता है, फ्लोट करता है एयर के करंट्स के साथ में इजीली और फ्रीली ये मूव करता है। इसका जो साइज होता है वो हैवी पर्टिकुलेट मैटर से कम होता है। हैवी वाले का तो 10 माइक्रोमीटर से ज्यादा होता है साइज। और वो कुछ, क्योंकि वो उसका साइज ज्यादा है और वो भारी है, तो वो कुछ समय के बाद में सेटल डाउन हो जाता है। ये जो है ना दूसरा वाला, ये जल्दी से सेटल डाउन नहीं होता। और जो नैनो पार्टिकुलेट मैटर है ये तो कभी सेटल डाउन होता ही नहीं है, ये इतना छोटा होता है, 0.02 माइक्रोमीटर से भी कम इसका डायमीटर होता है। बहुत ज्यादा हल्का और सबसे ज्यादा हार्मफुल यही होता है, क्योंकि ये हमेशा सस्पेंडेड रहता है। सस्पेंडेड रहता है ये एयर में, सेटल डाउन होने का इसका कोई चांस नहीं होता बिकॉज ऑफ द वेरी लाइट वेट। एंड दैट इज वाई ये हमेशा ही एयर में प्रेजेंट होता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमारे डिसऑर्डर्स हार्म करता है, क्योंकि जब हम एयर को इनहेल करते हैं ब्रीदिंग में, तो ये हमारे बॉडी के अंदर इजीली पहुंच जाता है। पर्टिकुलेट मैटर 2.5 पार्टिकल्स
2.5 माइक्रोमीटर उससे कम, ये जो है ये सबसे हार्मफुल डिक्लेयर किए हुए हैं। हार्मफुल पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स हैं, इनको सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड ने मोस्ट हार्मफुल पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट डिक्लेयर किया हुआ है। These are so tiny that they can be detected only with the help of an electron microscope. ये इतने छोटे होते हैं कि इनको देखना वैसे तो पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू ही डिटेक्ट किए जा सकते हैं, अदरवाइज इनको देखना पॉसिबल भी नहीं है। These fine particles can be inhaled deep into the lungs and can cause breathing and respiratory problems, irritation, inflammation and pneumonosis. देखो ये जो फाइन पार्टिकल्स है ना, ये जब हम इनहेल करते हैं एयर को, तो हमारे सांस के थ्रू ये लंग्स में ना बहुत डीप इनसाइड तक चले जाते हैं। और जब हम रोज इस तरह की एयर में ब्रीदिंग करेंगे, रोज इतने सारा जो ये पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स है उसको अपने लंग्स में इकट्ठे करते रहेंगे, तो एक टाइम के बाद उसकी जब क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो वो डिसीजेस कॉज करता है। अदरवाइज ये इतने छोटे हैं, थोड़ा बहुत अगर हमारी बॉडी में अंदर चला भी जाए तो उससे इतना फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन क्योंकि समय के साथ ये डेली हमारी बॉडी में जा रहा है, तब उसका जो इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। नेक्स्ट है पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स में गैशियस पॉल्यूटेंट्स। अभी तक हमने जो किया वो पर्टिकुलेट मैटर की डेफिनेशन और उसके जो भी टाइप्स हैं वो किए। तो हमने इसके ना कुछ एग्जाम्पल देखने हैं, ये गैशियस नहीं है, सॉरी, ये पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स ही हैं। गैशियस आगे वाली स्लाइड्स में हम कवर करेंगे। ये लेड, फ्लाई ऐश, मेटेलिक ऑक्साइड्स, नैनो पार्टिकल्स, ये सभी पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स के ही एग्जाम्पल्स हैं। जैसे फर्स्ट है लेड। लेड कैन बी फाउंड इन गैसोलाइन, डीजल, लेड बैटरीज, पेंट, हेयर डाइज, इन सब में हमें लेड मिलता है। वन ऑफ द मोस्ट hazardous heavy metal है and it can cause serious damage to the nervous system, create digestive problems and even cause cancer in some situations. तो इतना harmful ये hazardous heavy metal है जो कि हमें मिलता है डीजल में, लेड की बैटरीज में, पेंट्स, हेयर डाइज में भी हमें मिलता है। और ये हमारे बॉडी को इतना हार्म करता है, नर्वस सिस्टम के लिए स्पेशली, ये ब्रेन के डिसऑर्डर्स के लिए हार्मफुल होता है, ब्रेन में ज्यादा डिसऑर्डर्स ये क्रिएट करता है और कैंसर तक इससे हो सकता है। लेड मिक्स विद वाटर एंड फूड कैन कॉज क्रोनिक इंटॉक्सिकेशन व्हेन एब्जॉर्ब्ड इन द ह्यूमन बॉडी। और खासकर अगर ये पानी या खाने के साथ अंदर जा रहा है, बहुत ज्यादा ही टॉक्सिक होता है ये और ह्यूमन बॉडी में टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है एंड इज पर्टिकुलरली डेंजरस फॉर मेंटल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन। तो ब्रेन के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए ये बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। नेक्स्ट है फ्लाई ऐश। ये थिन ग्रे पाउडर की फॉर्म में होती है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द कंबस्शन ऑफ कोल इन थर्मल पावर प्लांट्स। तो थर्मल पावर प्लांट्स में जब कोल की प्रोडक्शन होती है ना, कोल का कंबस्शन होता है, उसमें एक थिन ग्रे कलर के पाउडर की फॉर्म में ये प्रोड्यूस होता है। पार्टिकल्स ऑफ फ्लाई ऐश, ये एक कंपोनेंट है कोल ऐश का ही। दीज बिकम ट्रैप्ड इन द डीपेस्ट रीजन ऑफ द लंग्स इन ह्यूमन बॉडी। ये हमारे लंग्स के बहुत डीपेस्ट रीजन्स तक पहुंच जाता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा ही फाइन होता है, फ्लाई ऐश इसका इसीलिए नाम है। तो अस्थमा, इन्फ्लेमेशन, इम्यून रिएक्शन, इनको बहुत ज्यादा ये हार्मफुल कॉज करता है। देन है मेटेलिक ऑक्साइड्स। मेटेलिक ऑक्साइड्स जैसे ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, मैग्नीशियम, जिंक, किसी भी मेटल के जो ऑक्साइड्स रह जाते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स रह जाते हैं और हवा में सस्पेंडेड हो जाते हैं, दीज आर कॉल्ड मेटेलिक ऑक्साइड्स। These create harmful effect due to the deposition of dust on plants during mining operations and metallurgical processes. They create physiological, biochemical, and developmental disorders in plants and also contribute towards the reproductive failure in plants. तो मेजरली ये प्लांट्स के लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है नैनो पार्टिकल्स। ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, इनका डायमीटर लेस देन 10⁻⁻⁹ इतना कम इनका डायमीटर होता है। और मेजर नेचुरल प्रोसेसेस जैसे फॉरेस्ट फायर, वोल्केनिक इरप्शंस, वेदरिंग, डस्ट स्टॉर्म, इन सब से ये जो नैनो पार्टिकल्स हैं, एनपीस हैं, ये रिलीज होते हैं एटमॉस्फेयर में। जबकि कुछ मैनमेड चीजें भी हैं, वो भी इनको रिलीज करती हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल और मैकेनिकल प्रोसेसेस हैं। और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डस्ट क्लाउड्स। ओजोन की जो डिप्लेशन हो रही है वो भी नैनो पार्टिकल्स की वजह से हो रही है। इसके अलावा एनवायरमेंटल
हाइड्रोक्साइल रेडिकल कंसंट्रेशन एंड स्ट्रेटोस्फेरिक टेम्परेचर चेंजेस जो हो रहे हैं उसके लिए भी नैनो पार्टिकल्स बहुत हद तक जिम्मेदार हैं। अब है गैशियस सब्सटेंसेस। हमने दो तरह के ये एयर पॉल्यूटेंट्स पढ़े थे, पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स और गैशियस सब्सटेंसेस। इसमें से पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स के एग्जांपल्स हमने ये किए, ये लेड मेटेलिक ऑक्साइड्स वगैरह। कहाँ गया, एक मिनट, ये वाले, ये कुछ एग्जांपल्स हमने किए पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स के। अब है गैशियस सब्सटेंसेस के। जो गैसेस हार्मफुल है वो अब हमने पढ़नी है, जो टॉक्सिक करती है हमारी एयर को। सबसे पहले नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड का। एक कलरलेस ऑडरलेस गैस है दैट इज क्रिएटेड बाय द इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ कार्बन बेस्ड फ्यूल्स सच एज गैसोलाइन, डीजल एंड वुड। और जो नेचुरल और मैन मेड कंबस्शन होती है जैसे सिगरेट्स, इनसे भी कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है और ये रिड्यूस करती है। इसका हार्मफुल इफेक्ट ये है कि ये हमारा बॉडी में ऑक्सीजन के लेवल को रिड्यूस कर देती है हमारे ब्लड में से, और हमें कंफ्यूज और टायर्ड कर देती है। मतलब हमें कंफ्यूज्ड और थकान महसूस होती है, क्योंकि ये हमारे जो सेंसेस हैं उनको स्लो डाउन कर देती है। हमारा जो दिमाग है वो ठीक से काम नहीं करता अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट में ज्यादा है। देन कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस का मतलब एक ये वार्मथ इफेक्ट क्रिएट करती है और ये एमिट होती है एज ए रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी सच एज कोल, ऑयल, नेचुरल गैस कंबस्शन। वोल्केनोज, हॉट स्प्रिंग, गीजर्स ये नेचुरल सोर्सेस हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, और ये लिबरेट होती है फ्रॉम द कार्बोनेट रॉक्स बाय डिसॉल्विंग इन वाटर एंड एसिड्स। ये ना एक सफोकेटिंग गैस है जो मतलब कि अनकॉन्शियसनेस और कई बार ना डेथ भी कॉज कर देती है, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज्यादा होगी तो इससे ना ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बॉडी में, और ऑक्सीजन की कमी होगी तो इंसान वैसे ही जी नहीं सकता। ठीक है। नेक्स्ट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या CFCs जो होते हैं ये प्राइमरली रिलीज होते हैं कंडीशनिंग सिस्टम और रेफ्रिजरेशन से। हमारा जो फ्रिज होता है, एसीज जो हम यूज करते हैं, उससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स रिलीज होते हैं। जब ये एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर तक चले जाते हैं, तो वहां भी ये गैसेस के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ओजोन लेयर जो है ना उसको हम हार्मफुल होते हैं ये उसके लिए। ओजोन लेयर को ये डिप्लीट कर देते हैं, जो कि ओजोन लेयर जो है हमारे एटमॉस्फेयर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो हमें सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करने का काम करती है, और ये उसी ओजोन लेयर को डिप्लीट करने का काम करते हैं। तो सन की अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो अर्थ तक पहुंच जाती हैं, जिससे और भी बहुत सारे कैंसर, स्किन डिसीजेस ये सब कॉज होते हैं ह्यूमन बॉडी को। नेक्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड। ये मोस्टली थर्मल पावर प्लांट्स में से निकलती है जब कोल बर्न किया जाता है, इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस में से, पेपर मैन्युफैक्चरिंग और मेटल स्मेल्टिंग में से, और स्मोक और एसिड रेन में बहुत ज्यादा ये कंट्रीब्यूट करती है। देन नाइट्रोजन ऑक्साइड एक बहुत ही, ये भी जहरीली गैस है। ये भी बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से ही निकलती है, पेट्रोल, डीजल, कोल से। ये भी एयर पोल्यूशन में स्पेशली स्मोक और एसिड रेन में कंट्रीब्यूट करती है। मेजरली नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये एसिड रेन कॉज करती हैं, एंड इट ऑल्सो मेक्स चिल्ड्रन ससेप्टेबल टू वेरियस डिसीजेस। तो बहुत सारी डिसीजेस ये खासकर बच्चों में कॉज करती है, बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। नेक्स्ट है ओजोन। ओजोन भी एक पॉल्यूटेंट गैस है। देखो मैंने अभी आपको बताया था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ना ओजोन लेयर डिप्लीट होती है, जो कि ओजोन जो है हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो हमें हमारे अर्थ पे ना मतलब सन की हार्मफुल जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उसको पहुंचने से रोकती है। और ये ओजोन लेयर कैसे पॉल्यूटेंट हो गया फिर? देखो ओजोन लेयर जो है ना, ओजोन गैस स्ट्रेटोस्फेयर में मिलती है, और ये स्ट्रेटोस्फेयर में मिले ना तो ही अच्छा है। अगर ये हमें हमारी अर्थ के ऊपर मिलेगी तो यहाँ पे ये ना हार्मफुल इफेक्ट्स इसके होते हैं, यहाँ पे ये पॉल्यूटेंट का काम करती है। ओजोन जो गैस है वो अगर स्ट्रेटोस्फेयर में है वहां तक ठीक है, लेकिन अगर ये नीचे ट्रोपोस्फेयर में आती है तो ये हमारे लिए टॉक्सिक है। अदरवाइज स्ट्रेटोस्फेयर में ये यूवी रेज को यहाँ पहुंचने से रोकती है,
तो वहां तो इसके गुड इफेक्ट्स हैं, लेकिन ट्रोपोस्फेयर में जहाँ पे हम ह्यूमन बींग्स सांस ले रहे हैं, अगर हम ओजोन गैस को भी इनहेल करते हैं तो ये हमारे लिए पॉल्यूटेंट का काम करती है, ये भी इसीलिए एक एयर पॉल्यूटेंट है। Ozone is a pollutant that occurs naturally in the higher layers of the atmosphere and protects the planet from the sun's harmful rays. However, it is a pollutant with very toxic effects at ground level. ग्राउंड लेवल पे यही गैस बहुत ही ज्यादा पॉल्यूटेंट और टॉक्सिक है। हायर लेवल्स में, हायर ऑल्टीट्यूड्स में, ऊंचाई पे ये गैस, इसकी इसके अच्छे इफेक्ट्स हैं, गुड है, लेकिन यहाँ ग्राउंड लेवल पे ये बैड इफेक्ट डालती है। Ground level ozone emissions are mostly caused by vehicles and industries. Ozone irritates, burns and makes our eyes wet. तो आइज के लिए ये बहुत नुकसान करती है, हमारी आइज में बर्निंग इरिटेशन कॉज करती है, इम्यून सिस्टम को वीक करती है और कोल्ड और निमोनिया कॉज करती है। ठीक है। नेक्स्ट है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, VOCs। ये लार्ज ग्रुप है कार्बन बेस्ड केमिकल्स का, जो कि इजीली इवेपोरेट करते हैं रूम टेम्परेचर पे और इरिटेशन कॉज करते हैं आईज में, स्किन में, नोज में और थ्रोट में। ठीक है। तो ये हो गए कुछ गैशियस सब्सटेंसेस या गैशियस एयर पॉल्यूटेंट्स। इसके बाद हमें करना है सोर्सेस ऑफ एयर पोल्यूशन। सोर्सेस करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है, अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए मिरेज इनसाइट्स को। और ये एक छोटा सा स्टेप रहेगा आपकी तरफ से, जस्ट सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, अच्छा सा कमेंट कर देना है अगर आपको अच्छी लग रही है, और कुछ कमी आपको लगती है तो वो भी आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हो, मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी। कोई क्वेरी है वो भी पूछ सकते हो। लेकिन ये आपकी तरफ से छोटा सा स्टेप है, लेकिन चैनल को इससे बूस्ट अप होने में बहुत मदद मिलेगी, सो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू। ठीक है। नाउ वी विल डू द सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के सोर्सेज कहाँ हैं? हमने ये जो पॉल्यूटेंट्स पढ़े, पॉल्यूटेंट्स ये जो दो तरह के होते हैं, कुछ गैसियस सब्सटेंस होते हैं, पर्टिकुलेट मैटर होते हैं, ये हवा में आते कहाँ से हैं, अब हमें सोर्सेज पढ़ने हैं। तो दो तरह के से इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं, कुछ तो नेचुरल सोर्सेज हैं, कुछ एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमन मेड सोर्सेज हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम, तो कुछ नेचुरल हैं, कुछ एंथ्रोपोजेनिक हैं। मैंने यहाँ पे इनको अलग अलग तो नहीं लिखा, साथ में ही इसको कंबाइन करके कुछ सोर्सेज लिखे हैं जो इम्पोर्टेंट सोर्सेज हैं, क्योंकि अगर मैं इसको बहुत ज्यादा डिटेल में करूंगी कि ये नेचुरल सोर्स है, यहाँ से इतना पॉल्यूट हो रहा है, तो वो बहुत ज्यादा माइन्यूट डिटेल्स हो जाएंगे, इतनी जरूरी नहीं है। तो मेजर सोर्सेज पढ़ेंगे। एक तो है फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स, an ever increasing use of fossil fuels in power plants, industries, transportation, mining, construction of buildings, stone quarries, इन सब में जो फॉसिल फ्यूल्स रिलीज हो रहे हैं ना कंबस्शन से, फॉसिल फ्यूल रिलीज कहाँ से हो रहे हैं? कोल से, जो हम बर्न करते हैं, कोयला है इसको जलाते हैं, पेट्रोलियम है, यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट ऑक्साइड्स निकलते हैं, नाइट्रोजन और सल्फर के एटमॉस्फेयर में जाते हैं, यही फॉसिल फ्यूल्स कहलाते हैं, जो बर्निंग होती है कोल्स की, और पावर प्लांट्स में, इंडस्ट्रीज में ये सब जो यूज हो रहा है। और ये गैसेस रिएक्ट करती हैं वाटर वेपर्स के साथ में, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। फिर ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बन जाते हैं जब ये वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करती हैं, सल्फर गैस, नाइट्रोजन गैस। और ये जब एसिड रेन की फॉर्म में गिरता है तो इसको, रेन को ये एसिडिक बना देता है, जिसको हम एसिड रेन कहते हैं। और एसिड रेन फिर आगे मार्बल मॉन्यूमेंट्स के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, इनको कोरोड करता है, खराब कर देता है, जैसे कि ताजमहल है। ताजमहल को मतलब इतना एसिड रेन ने खराब कर दिया है, उसको हम कहते हैं कि मार्बल कैंसर कर दिया है, कि ताजमहल को क्या हो गया, मार्बल कैंसर हो गया है, एसिड रेन की वजह से हुआ है वो। हालांकि आजकल तो उसको ठीक भी कर दिया, लेकिन ये एसिड रेन की वजह से हुआ था। देन फोटोकेमिकल स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक क्या है? मिक्सचर है पॉल्यूटेंट्स का that are formed when nitrogen oxides and volatile organic compounds react to sunlight, creating a brown haze above cities. हम लोग को वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो VOCs है ना, और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये रिएक्ट करते हैं सनलाइट के साथ में, और जब ये सनलाइट के साथ रिएक्ट करते हैं ना, तो एक ब्राउन हेजी एनवायरनमेंट की सिटीज के ऊपर क्रिएट कर देते हैं,
जिसको बोलते हैं फोटोकेमिकल स्मोक। ये मोस्टली होता है समर्स में, बिकॉज दैट इज व्हेन वी हैव द मोस्ट सनलाइट, जब ज्यादातर सनलाइट होती है। और उस समय में अगर हमारे एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन ऑक्साइड और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादा होंगे, इनकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, तो वो सनलाइट के साथ रिएक्ट करेगी और एनवायरनमेंट में इस तरह का ब्राउन हेजी एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। फाइन। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर और एलिड एक्टिविटीज। तो एग्रीकल्चर में क्या होता है, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, ये सब बहुत यूज हो रहा है आजकल। इनसे भी हजार्डियस केमिकल्स निकलते हैं, जैसे कि अमोनिया। अमोनिया निकलता है, वो भी एयर में जाता है। फिर स्टबल बर्निंग। स्टबल बर्निंग, ये जो हम पराली जलाते हैं, फार्मर्स जो ये मतलब ओल्ड जो क्रॉप के जो भी बच जाते हैं, उसको आग लगा देते हैं क्लियर करने के लिए फील्ड को, ताकि न्यू साइकिल जो है सोइंग की वो स्टार्ट की जा सके। तो स्टबल बर्निंग से भी बहुत सारी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं। नेक्स्ट है इंसेंस स्टिक्स। देखो, हम जो अगरबत्ती जलाते हैं ना घरों में, मंदिरों में, इनसे भी पोल्यूशन कॉज होता है। बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक्स, अगरबत्तीज regularly in prayer is a common practice in various cultures, which is a neglected area for study and research. ये काफी नेग्लेक्टेड एरिया, इस तरफ कोई ध्यान नहीं देता। हम बात करते हैं एयर पोल्यूशन की, कि एयर पोल्यूशन हो रहा है, स्टबल बर्निंग के ऊपर तो बात करते हैं, लेकिन जो हम अगरबत्ती जलाते हैं डेली सुबह शाम, मंदिरों में तो पूरा दिन चलती हैं, तो इससे क्या होता है, इससे भी एयर पोल्यूशन होता है, लेकिन इसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, हम बोलना पसंद नहीं करते क्योंकि वो थोड़ा रिलीजियस मैटर है। सो ये जो इसका स्मोक है ना, ये भी मेजर सोर्स है हमारे इनडोर एयर पोल्यूशन का। हमारे घरों में भी जो सांस है, वो हवा है, वो जहरीली है, क्योंकि हम घरों में अगरबत्तीज का भी यूज करते हैं। Incense produces particulate matter that can deposit in the respiratory tract and elevates airborne concentrations of कार्बन मोनोक्साइड और बेंजीन। तो कार्बन मोनोक्साइड और बेंजीन निकलती है इसमें से, याद रखना। तो इसका सोल्यूशन देखो, अगरबत्ती इसका जलाना अगर हम पूरी तरह से बंद नहीं भी कर सकते, तो जहाँ 4-4 5-5 अगरबत्ती जलाते हैं, वहां एक अगरबत्ती अगर हम जला लिया करें दिन में एक बार, तो थोड़ा कम तो एटलीस्ट कर सकते हैं। ठीक है। फिर गैसेस डिस्चार्ज फ्रॉम मार्चेस एंड स्वैम्प्स। तो मार्च गैस, जिसको कि स्वैम्प गैस या बोग गैस भी कहते हैं, ये मिक्सचर होता है प्राइमरली मीथेन और स्मॉलर अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड और ट्रेस फोस्फाइन का, जो कि नेचुरली प्रोड्यूस होता है सम जोग्राफिकली मार्शेस, स्वैम्प और बोग्स में। ये भी एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं, लेकिन ये नेचुरल कॉज है एयर पोल्यूशन का। देखो, जो नेचुरल कॉज कर रहे हैं उनको तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन जो ह्यूमन कॉजेस हैं उनको रोक सकते हैं, तो उस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। सिगरेट स्मोकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर कॉज है। सिगरेट स्मोकिंग कॉज एनवायरमेंटल पोल्यूशन बाय रिलीजिंग टॉक्सिक एयर पॉल्यूटेंट्स इनटू द एटमॉस्फेयर। इससे तो बहुत ही ज्यादा जहरीली गैसेस निकलती हैं। अकॉर्डिंग टू द एकेडमी ऑफ मेडिसिन, सिगरेट स्मोक इज वन ऑफ द बिगेस्ट पॉल्यूटेंट्स फाउंड इंडोर्स। हमारे इंडोर्स में जो बिगेस्ट पॉल्यूटेंट है, वो सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है। जिन घरों में लोग स्मोकिंग करते हैं, देखो अपनी जान को तो नुकसान पहुंचाते ही है, साथ में अपनी फैमिली मेंबर्स को भी, क्योंकि कहीं ना कहीं वही धुआं, वही जो पॉल्यूटेंट्स हैं, उसी हवा में उनके बच्चे भी सांस ले रहे होते हैं, तो उस ब्रीदिंग के थ्रू वो उनकी बॉडी में भी अंदर पहुंच जाते हैं। Tobacco smoke produce fine particulate matter, which is the most dangerous element of air pollution for health. तो सबसे ज्यादा खतरनाक जो एयर पॉल्यूटेंट मैटर है, वो टोबैको स्मोकिंग से ही निकलता है। फिर नेक्स्ट फायर क्रैकर्स है। बर्स्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स जो है, हर एक फेस्टिवल में, ट्रेडिशन में, मतलब हैप्पीनेस को, सेलिब्रेशन को शो करने का एक जरिया बन गया है। हर, चाहे कोई भी सेलिब्रेशन, आजकल तो बर्थडे में भी लोग फायर क्रैकर्स का यूज करते हैं, जो कि गलत है। दिवाली में भी दिए जलाने की परंपरा थी, लेकिन पता नहीं कहाँ से ये फायर क्रैकर्स की आ गई है और छूट ही नहीं पा रही है। कोई अगर छोड़ भी दे तो फिर देखा देखी में लोग जलाते हैं, हर कोई जलाता है। तो इतना तो एटलीस्ट करना चाहिए कि अगर हम हजारों रुपए खर्चते हैं, तो कुछ 100-200 रुपए के अगर पटाखे जला दें तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा
लार्ज स्केल पे नहीं जलाने चाहिए। कुछ तो 5-5, 10-10 हजार के सिर्फ पटाखे जलाते हैं, दिवाली से कई दिन पहले चलाते हैं, वो चीज गलत है। When fireworks are burnt, metal salts and explosive undergo a chemical reaction that releases many toxic chemicals into the atmosphere in the form of smoke। तो बहुत ही हार्मफुल गैसेस इससे निकलती हैं, केमिकल रिएक्शन इससे कॉज होते हैं, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, बहुत ज्यादा हार्मफुल गैसेस फायर क्रैकर्स में से इरप्ट आउट होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है फॉरेस्ट फायर्स एंड अदर फायर एक्सीडेंट्स। अब जब कभी फायर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं तो उसमें से भी पर्टिकुलर पोल्यूटेंट्स निकलते हैं जो कि एयर को कंटेमिनेट करते हैं। फायर एक्सीडेंट्स जो हो जाते हैं, कहीं पे आग लग जाती है, तो उससे भी हजार्डियस केमिकल्स रिलीज होते हैं, और वो तो चलो हमारे हाथ में नहीं है। प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाएं, अच्छी बात है, लगने ना दिया जाए, लेकिन अगर कभी लग भी जाए तो वो बात अलग है। लेकिन फायर क्रैकर्स तो हम जानबूझ के यूज करते हैं और हमारे एनवायरनमेंट को हार्म करते हैं, तो प्लीज ये सब यूज ना किया करो। मैं भी नहीं जलाती कभी, मैंने बहुत छोटी ने कभी जलाए होंगे, मुझे याद भी नहीं मैंने कब फायर क्रैकर्स को यूज किए थे। एक फुलझड़ी भी मैं कभी नहीं जलाती। तो ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा उससे नुकसान होता है। इसके अलावा वॉर्स, मिलिट्री एक्टिविटीज से भी एनवायरनमेंट को हार्म होता है, क्योंकि इसमें भी डिस्ट्रक्टिव, ये जो बॉम्ब्स वगैरह का यूज करते हैं, ये तोप से, गन से, इससे भी केमिकल्स निकलते हैं, रिलीज होते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान करते हैं। नेक्स्ट है एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है? ये मेजर करता है कि हमारे आसपास जो हवा है वो कितनी सेफ है या नहीं है ब्रीदिंग के लिए। उसको नंबर्स में डिनोट करता है कि कितनी सेफ है। Organizations that report AQI measure the density of various pollutants in the air at various monitoring stations। तो अलग अलग मॉनिटरिंग स्टेशंस में ये मेजर की जाती है कि एयर पोल्यूटेंट्स की हवा में हमारी डेंसिटी कितनी है। जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी एयर, उतनी ही ज्यादा हार्मफुल होगी। Under Swachh Bharat Abhiyan, the National Air Quality Index was launched in September 2014 in New Delhi to measure India's air quality index। तो इंडिया के एयर क्वालिटी इंडेक्स को मेजर करने के लिए स्वच्छ भारत अभियान के तहत 2014 में सितंबर में नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स को लॉन्च किया गया था। Air quality index is a numerical scale used for reporting day-to-day air quality with regard to human health and environment। तो ये डे टू डे एयर क्वालिटी को न्यूमेरिकल स्केल पे रिपोर्ट करता है कि ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट के लिए वो कितनी सेफ है या नहीं है। गवर्नमेंट एजेंसीज यूज AQI to communicate to the public how polluted the air currently is and how polluted it is forecast to become। तो ये कितनी polluted एयर है, गवर्नमेंट एजेंसीज AQI को यूज करके लोगों से बात करती है, उनको सतर्क करती है। As the AQI increases, an increasingly large number of population is likely to experience increasingly severe adverse health effects। तो बहुत ज्यादा अगर AQI होगा तो बहुत ज्यादा लोग बीमार भी पड़ते हैं, ये उसका एक साइन होता है। पैरामीटर्स जो हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स को डिफाइन करने के लिए, तो उसमें देखा जाता है कि इसमें कौन कौन से पर्टिकुलेट मैटर हैं। एक तो PM10 हो गया, PM2.5, अमोनिया, लेड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इन सबको मेजर किया जाता है। इन सबकी डेंसिटी कितनी है एक एयर, एक कॉलम ऑफ एयर में या किसी जगह की एयर में कितनी ज्यादा अमाउंट इन सब चीजों का है। अगर ज्यादा है तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में मतलब वो एयर बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। ये एयर क्वालिटी इंडेक्स मेजर करने का एक टेबल है। 0 से 50 के बीच में अगर नंबर है तो एयर गुड है, एयर क्वालिटी इज कंसीडर्ड सेटिस्फैक्टरी, एयर पोल्यूशन पोजेस लिटिल और नो रिस्क। तो एयर पोल्यूशन का कोई भी रिस्क नहीं है या बहुत कम है, ना के बराबर है। अगर ये 0 से 50 के बीच में एयर क्वालिटी इंडेक्स रेंज करता है तो हम बोलेंगे कि एयर गुड है। 51 से 100 के बीच में है तो मॉडरेट है, then air quality is acceptable। However, for some pollutants, there may be a moderate health concern for a very small number of people who are unusually sensitive to air pollution। तो देखो 51 से 100 के बीच में मॉडरेट जो है, अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना है तो एयर एक्सेप्टेबल है। लेकिन
कुछ लोगों को जो ज़्यादा सेंसिटिव हैं, जिनकी ओल्ड एज है, जिनको अस्थमा की ऑलरेडी प्रॉब्लम है, उनके लिए ये भी थोड़ा-सा पॉल्यूटेंट हो सकता है। मतलब इतनी ये मतलब इतने एयर क्वालिटी इंडेक्स वाली 51 से 100 के बीच में अगर है, तो ये भी उनको पॉल्यूटेड फ़ील हो सकती है, अदरवाइज़ बाकी नॉर्मल हेल्दी लोगों के लिए कोई इश्यू इतना नहीं होता। देन 101 से 150 अनहेल्दी होती है सेंसिटिव ग्रुप्स के लिए। तो जिनको अस्थमा है, जो ओल्ड एज में है, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा अनहेल्दी होती है। हेल्दी लोगों का काम चल जाता है, बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज नहीं होते। Members of sensitive groups may experience health effects. The general public is not likely to be affected. देन 151 से 200 के बीच में ये बहुत अनहेल्दी एयर होती है। Everyone may begin to experience health effects. Members of sensitive groups may experience more serious health effects. अब इसमें सीरियस सेंसिटिव ग्रुप्स जो हैं उनको तो बहुत ज़्यादा ही सीरियस हेल्थ इफेक्ट्स होते हैं और जनरल पब्लिक को भी इससे हेल्थ क्राइसिस होता है।